ऑन होने के बाद अब वो सीपीयू का काम है रैम से कम्युनिकेशन करना, यूएफए से बात करना। तो बात कैसे करेगी, हवा में नहीं करेगी ना। तो उसके लिए फिर उसको वोल्टेज चाहिए, जैसे यूएसबी वोल्टेज। अब यूएसबी में हमारे 3 तरह का वोल्टेज आती है, ध्यान दीजिए, इनमें से कोई भी दिक्कत हुआ सेट ऑन नहीं होगा। तो हम इसको नेक्स्ट करते हैं, ये मिल गया हमारा P1। देखिए VDD PX0, PX2, PX3, PX5, PX6, PX7, PX11, इनमें से हमारे अधिकतर वोल्टेज होती है वो हमारा सीपीयू का सेल वोल्टेज होता है, और कुछ वोल्टेज होता है जैसे सी मेमोरी कार्ड के लिए, तो उस पर आपको वोल्टेज देखने को नहीं मिलेगी। तो अब जैसे हमें अगर OnePlus 7 में चेक करना है, उसका स्कीमेटिक नहीं है, तो कैसे चेक करें? तो इसको चेक करने के लिए पहले हम क्या करेंगे, पहले इसकी जो है होगा, तो अब यहाँ पे था, हम स्क्रीन पे लगा देते हैं आप लोग को, थोड़ा सा यहाँ पे हम वो करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे चेक करके दिखा रहे हैं ये वाले कैप पे, तो देखिए हमारे 1.8 लगभग आ रही है। तो इसी तरीके से जितने भी हमने आपको EBI वोल्टेज दिखाया, मैंने CSI दिए, हो गया ना। इस तरीके से हम लोग काम करेंगे। तो हेलो एवरीवन, कैसे आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। काफ़ी दिन बाद आज मैंने एक सोल्यूशन वीडियो लेकर के आया मैंने, और सिर्फ आपको यही मॉडल नहीं रिपेयर करना सिखाएंगे, आपको एक रूट बताएंगे कि हमारे पास अगर कोई भी फॉल्ट आता है, डेड हो, नेटवर्क हो, चार्जिंग हो, तो मेन हमें समझने का तरीका क्या होना चाहिए, है ना। क्या एक वे होना चाहिए जिससे कि हम कोई भी फॉल्ट को जो है ना हम अच्छे से एब्जॉर्ब कर सके, हम उसको अच्छे से समझ पाए, और अच्छे से समझकर हम उसको रिपेयर कर पाए। तो चलिए यहाँ पे आते हैं, और यहाँ पे हम समझेंगे ऑन होने का सीक्वेंस। सीपीयू को क्या मिल जाने से सीपीयू ऑन हो जाती है और आगे का प्रोसेस आगे बढ़ाती है, और दोनों हमारा मिल करके यूएफएस सीपीयू रैम मिल करके हमारे डिस्प्ले पर लाइट ग्राफिक बनाती है। वो कैसे आती है वो समझते हैं यहाँ पे, और स्टेप बाय स्टेप चेक करते हैं, ठीक है। तो ये देख सकते हैं बिल्कुल फ्रेश कंडीशन में ये फ़ोन है, ठीक है। देखिए कोई सील्ड विल्ड ये पहले से निकला हुआ नहीं है, बिल्कुल फ्रेश कंडीशन है, और ये OnePlus 7T है, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो है ना इसकी जो है स्कीमेटिक डायग्राम है भी नहीं, तो स्कीमेटिक डायग्राम नहीं होने के बाद भी हम कैसे हम इसकी सीपीयू का सारा रिक्वायरमेंट चेक करेंगे कि क्या क्या जाती है। तो एक बार जो है ना हम आप लोग को नोटबुक पे नोट करके हम दिखा देते हैं, मतलब पहले समझा देते हैं कि आखिर हमारे सीपीयू के लिए कोई भी अगर सीपीयू हो, MTK हो, या फिर क्वालकॉम हो, या सैमसंग हो, उसको चलने के लिए बेसिकली क्या क्या चाहिए, ठीक है। थोड़ा सा हम लॉजिकली समझेंगे, पहले यहाँ पे थोड़ा सा हम नोट कर लेते हैं, उसके बाद जो है हम आप लोग को एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर लेते हैं। तो जैसे मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि कोई भी सीपीयू हो, बेसिकली उसको चलने के लिए बक चाहिए, राइट, एलडीओ चाहिए। अब एलडीओ का जो है ना डिफरेंट टाइप के हमारे वोल्टेज आती है सीपीयू के अंदर, ठीक है। जैसे कि हमारे जो सीपीयू के अंदर जा रही है एलडीओ वोल्टेज, तो जब आप सीपीयू को चेक करना है तो सीपीयू के अंदर, अभी मैं आपको डायग्राम में भी खोल के दिखाएंगे, ठीक है। हालांकि ये जो फ़ोन है ना, अगर मैं आपको इसकी डेट की बात करूँ, फ्रेश कंडीशन है, तो ये रैम सीपीयू रिवॉल्व करने से हो जाती है। लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि मैं आप लोग को, जब ये फ़ोन आया ही है, तो मैं आप लोग को टेस्टिंग बताऊँ, क्योंकि रिबॉलिंग तो सब लोग करके दिखा रहे हैं, और रिबॉलिंग करने में कोई वो बड़ा तौफ नहीं है, बस 7 डे 10 डेज का बस प्रैक्टिस का खेल है। बट ये जो चीज़ें हैं ना, इसमें जो है ना हमें काफ़ी काफ़ी टाइम देना होता है, काफ़ी ये सारी चीज़ समझने वाली चीज़ है, ठीक है। ये चीज़ें जो है ना मतलब शॉर्टकट नहीं है। तो जैसे हमारे सीपीयू के अंदर बक जा रही है, राइट, तो बक भी जो है सीपीयू को अलग अलग तरीके से चाहिए। सीपीयू कहती है भाई देखो, पावर से कहती है सीपीयू कि देखो, अगर मुझे एक तो चलने के लिए खुद वोल्टेज चाहिए, प्लस अगर मुझे दूसरे सेक्शन को कंट्रोल करना है,
सीपीयू पावर से कहती है भाई अगर मुझे दूसरे सेक्शन को कंट्रोल करना है तो उसके लिए भी सेपरेट वोल्टेज मुझे चाहिए। जैसे अगर हमें रैम से यूएफएस से कम्युनिकेशन करना है, बात करना है, तो उसके लिए सेपरेट वोल्टेज दो। मुझे नेटवर्क को कंट्रोल करना है, उसके लिए अलग से सेपरेट वोल्टेज दो। मुझे कैमरे को कंट्रोल करना है, उसके लिए अलग से सेपरेट वोल्टेज दो। मुझे डिस्प्ले को कंट्रोल करना है, उसके लिए सेपरेट वोल्टेज दो। और एक तो मुझे जो खुद चलने के लिए वोल्टेज वो भी दो। ठीक उसी तरीके से एलडीओ वोल्टेज भी, बक भी हमारे दो रूप से जा रही है सीपीयू के अंदर। एक तो सीपीयू का सेल्फ, दूसरा जब वो सीपीयू के अंदर जाएगी तो वो हमारे सेक्शन को कंट्रोल करेगी। हो देखिए, अगर आप कोई काम कर रहे हैं ना, है ना, और आपको लग रहा है कि ज्यादा हम इसको बाद में भी कर सकते हैं, 2 मिनट के लिए उसको साइड में रख दीजिए, नोटबुक पेन निकालिए। ये चीज आप लाखों लाख रुपए खर्च कर देंगे, कोई जल्दी समझाने वाला नहीं होंगे। तो बक वोल्टेज भी सीपीयू को दो मकसद के लिए जाती है, एक सीपीयू का सेल्फ चलने के लिए और एक सीपीयू दूसरे सेक्शन को कंट्रोल करने के लिए। वैसे ही एलडीओ वोल्टेज भी दो तरीके से जाती है सीपीयू के अंदर, एक तो सीपीयू का सेल्फ वोल्टेज और एक दूसरे सेक्शन को चलने के लिए, यानी दूसरे सेक्शन को कंट्रोल करने के लिए, दूसरे सेक्शन से कम्युनिकेशन करने के लिए वोल्टेज आती है। और तीसरा हमारे होते हैं कंट्रोल। तो कंट्रोल का बेसिकली होते बहुत तरह के हैं, लेकिन हमें ज्यादातर जो चेक करने वाली बात होती है एएसपीएमआई क्लॉक, एएसपीएमआई डेटा, पावर इन रीसेट हमारे पावर आईसी से आती है, तो पीएस होल्ड, ये होल्ड है, पीएस होल्ड बनती है। और हमारे स्लीप क्लॉक जो आरटीसी बोलते हैं, और एक्सओ यानी ऑसिलेटर बोलते हैं। तो हालांकि इन सब में उतनी प्रॉब्लम नहीं आती है कंट्रोलिंग में। अब यहां अगर हम समझें कि सर हम तो वोल्टेज दो ही समझते हैं, एलडीओ बक, लेकिन ये एलडीओ बक हमारे दो रूप से जाती है आईसी के अंदर। तो आखिर हमारे सीपीयू के सेल वोल्टेज चाहिए जो जाती है P1, या तो P1 के नाम से मिलेगा, P1 P2 P3 P4, ये क्वालकॉम के स्पेशल है, ये क्वालकॉम में आपको P1 P2 मिलेगा, अदरवाइज एमटी के सैमसंग में इस नाम से नहीं मिलेगा, बट ये सब मिलेगा। या फिर P1 P2 मिलेगा, या फिर PX1 PX2 PX3, यानी अगर ये लिखा हुआ नहीं है तो इस नाम से मिलेगा आपको PX1 PX2 PX3 PX4 सीपीयू के लिए। तो ये हो गया हमारे, इसमें से जो हमारे अधिकतर वोल्टेज होती है, करीब ये हमारे वोल्टेज किसी किसी में 8 तरह का जाती है, किसी में 10 तरह का जाती है, किसी में 5 तरह की जाती है। तो इसमें से हमारे अधिकतर वोल्टेज होती है, जैसे 8 में से 6 सीपीयू की सेल वोल्टेज होती है। जब वो वोल्टेज जाएगी तो सीपीयू खुद ऑन होगी, और ऑन होने के बाद अब वो सीपीयू का काम है रैम से कम्युनिकेशन करना, यूएफए से बात करना। तो बात कैसे करेगी, हवा में नहीं करेगी ना, तो उसके लिए फिर उसको वोल्टेज चाहिए, जैसे यूएसबी वोल्टेज। अब यूएसबी में हमारे 3 तरह का वोल्टेज आती है, ध्यान दीजिए, इनमें से कोई भी दिक्कत हुआ सेट ऑन नहीं होगा। क्यों ऑन नहीं होगा? क्योंकि हमारे सीपीयू का सेल वोल्टेज आ रही है, दूसरा सीपीयू रैम से बात करे, सीपीयू हमारा लाइट को इनेबल करे, ग्राफिक को इनेबल करे, उसके लिए सेपरेट वोल्टेज मांग रही है। एग्जाम्पल के तौर पे आप जरा सोचिए, फोन के अंदर अगर हम रैम या यूएफएस निकाल दें तो क्या सेट ऑन होगा? नहीं होगा, नहीं होगा। अगर मैं रैम को अलग कर दूं, सपोज रैम को अलग कर दूं, सीपीयू को अलग कर दूं, और मैं एमएमसी को डायरेक्ट वोल्टेज दूं पावर से, ठीक है, पावर से दूं, सीपीयू को भी हम अलग से वोल्टेज दूं, तो फिर इन दोनों में कुछ तो वास्ते नहीं है ना, अगर इस तरीके से सप्लाई दिया जा रहा है तो। अब दोनों में वास्ता कैसे होगी? जब दोनों के बीच कम्युनिकेशन होगी। अब कम्युनिकेशन के लिए हमारे डेटा लाइन भी होती है, कम्युनिकेशन के लिए वोल्टेज भी होती है। तो वही सीपीयू कहती है कि अगर मुझे रैम से रोम से बात करना है उसके लिए वोल्टेज दो। तो हम लोग एलडीओ वोल्टेज दो मकसद के लिए चेक करेंगे सीपीयू के लिए, एक तो सीपीयू का सेल्फ, दूसरा कि सीपीयू को क्या मिलेगी, यानी सीपीयू के अंदर क्या जाएगी जिससे कि वो रैम से बात करेगी। और जब तक रैम से बात नहीं करेगी आगे का प्रोसेस कैसे बढ़ेगा? क्योंकि अगर हम मोबाइल को ऑफ करके रखे हुए हैं, यानी चालू मोबाइल, हमने मोबाइल को ऑफ किए हैं और ऑफ करके हमने चार्जर लगाया, चार्जर लगाते ही हमारे कुछ ही देर में चार्जिंग का वो आ रहा है। जैसे मैं यहाँ पे थोड़ा सा मैं आप लोग को दिखाना चाह रहे हैं, जैसे देखिए हमारे चालू फ़ोन है, ठीक है। अब मैं इसको ऑफ करता हूँ पावर बटन से, ठीक है, पावर बटन से इसको ऑफ कर दिया मैंने, ठीक है।
अब जब से ऑफ किया मैंने, अब उसके बाद से हम इसको चार्जर लगाते हैं। ठीक है, अब ये हमने चार्जर को इंसर्ट किया, यानी चालू मोबाइल हमने, अब हमारे डिस्प्ले पे ये लोगो आया चार्जिंग का। अब बताइए आया कैसे ये? अगर मैं चार्जर को निकाल दूं फिर तो लोगो वगैरह आएगा नहीं, आएगा नहीं। बट हम चालू मोबाइल को ऑफ करके चार्जर को इंसर्ट किया तो चार्जिंग का सिंबल बनाया, और चार्जिंग के सिंबल मतलब ग्राफिक और लाइट के साथ। तो कैसे हुआ? यही स्टेप को फॉलो करते हैं सीपीयू को चेक करने के लिए, और इसी वजह से जो है हम डेड मोबाइल को चार्जर लगा करके ज़्यादातर हम चेक करते हैं। कैसे हुआ? कैसे हुआ मतलब हमारे डिस्प्ले पे चार्जिंग का सिंबल बन के कैसे आया? सोचिए, सोचिए, गहराई में सोचिए। ये चीज़ आप जानेंगे तो आप सिर्फ बक नहीं, एलडीओ नहीं, एलडीओ का 1.8 नहीं, आप पीछे भागेंगे सीपीयू को चलने वाला वाकई में क्या क्या चाहिए। एक तो सेल्फ, दूसरा कि सीपीयू के अंदर वो जाएगी तो रैम से यूएफएस से बात करेगी। डेटा के अलावा हमारे वोल्टेज भी जाती है। कैसे हुआ? ये कैसे हुआ? अगर हम शॉर्टकट अगर हम समझाने की कोशिश करें, ब्लॉक डायग्राम कैसे हुआ, तो इनिशियली हमारे चार्जिंग ऐसी वीपीएस सप्लाई बना करके पावर को दिया, पावर ऐसी जो सप्लाई बना करके, मतलब पावर से जो भी सप्लाई एलडीओ बनना चाहिए, बक बनना चाहिए, जो सीपीयू को चाहिए उससे को सबको पावर ऐसी ने सीपीयू को दिया। ठीक है, पावर ने सीपीयू को दिया, फिर सीपीयू ने क्या किया, रैम से यूएफएस से बात किया। जब यहाँ तक प्रोसेस ओके हो गया तब उसके बाद से फाइनली ये डिस्प्ले पे चार्जिंग का लोगो सिंबल दिखाया, और विद ग्राफिक विद लाइट। तो मतलब ये सब, ये चारों ऑन करने के बाद लाइट को, ग्राफिक को भी इनेबल कर दिया। तो कैसे? तो उसी के लिए यहां पे डीएसआई वोल्टेज दिया गया है, उसी के लिए कि हमारा अगर डीएसआई वोल्टेज नहीं जाएगी, डिस्प्ले सीरियल इंटरफेस वोल्टेज सीपीयू के अंदर नहीं जाएगी, तो अब इसके बाद जो हमारा चार्जिंग का सिंबल बन के आ रही है, डिस्प्ले पे लोगो आ रही है चार्जिंग के साथ, वो कैसे आ रही है? तो उसी के लिए यहां पे डीएसआई दिया गया है। ये जो एबीआई दिया दे रहा है, एक्सटर्नल बस इंटरफेस होता है, एक्सटर्नल बस इंटरफेस, एक्सटर्नल बस इंटरफेस, बस इंटरफेस। तो ये जो ईबीआई वोल्टेज है वो इसलिए है क्योंकि ये सारे रैम से होता है, ये रैम के लिए। तो जब ईबीआई वोल्टेज सीपीयू के अंदर नहीं जाएगी तो रैम से कैसे बात करेगी? जब वो रैम से बात नहीं करेगी तो फिर डिस्प्ले पर लाइट ग्राफिक कैसे आएगी? जो पीएलएल है इसको बोलते हैं फेस लॉक लूप। ये हाई फ्रीक्वेंसी के लिए होती है, और ये भी हमारा रैम के लिए जाती है, और भी सेक्शन के अंदर जाती है। तो इसके लिए वोल्टेज होती है, एलडीओ वोल्टेज होती है। एलडीओ भी होता है, बक भी होता है। तो जब हमारा रैम की वोल्टेज मांगती है, यूएसबी वोल्टेज मांगती है, ताकि दोनों में कम्युनिकेशन हो, रोम से सीपीयू से। यूएसबी वोल्टेज अब ले लिया, फिर कहता है ईबीआई चाहिए रैम से बात करने के लिए, मिल गया। फिर कहता है भाई मुझे प्रॉपर तरीके से ऑन कराना है, तो मुझे हाई फ्रीक्वेंसी को भेजना है, तो उसके लिए और वोल्टेज दो मुझे, तो वो पीएलएल मांगता है। फिर कहता है इतना हो गया, अब हमें डिस्प्ले को इनेबल करना है, लाइट ग्राफिक को, उसके लिए वोल्टेज दो, डीएसआई। अब चाहे वो एलडीओ दे दो या फिर बक दे दो। तो हमारे सीपीयू में ध्यान दीजिए, ये नोट कर लीजिए आप लोग, 4 मकसद के लिए जाती है। क्वालकॉम होगा तो P1 P2 ये सेल वोल्टेज होता है। उसके बाद हमारे सीपीयू दूसरे सेक्शन से बात करने के लिए यूएसबी वोल्टेज, ईबीआई वोल्टेज, पीएलएल वोल्टेज और डीएसआई वोल्टेज। इतनी वोल्टेज आती है तब जा करके आगे के काम बढ़ती है, आगे का प्रोसेस बढ़ती है। ये तो मैंने आप लोग को सिर्फ अभी वोल्टेज लेवल का बताया मैंने कि इस तरीके से हमारे वोल्टेज होती है, और इसीलिए ईबीआई वोल्टेज होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, एलडीओ 1.8 चेक कर लिया, ऑलेज वाला एक्टिव वाला हो गया, नहीं, आपको सीपीयू के साथ साथ ईबीआई भी चेक करना है, पीएलएल भी चेक करनी है, ताकि आगे का वो काम बढ़े। डेड मतलब क्या हो गया, सीपीयू डिस्टर्ब है, पावर डिस्टर्ब है, एमएमसी यूएफएस डिस्टर्ब है। चलिए अब आते हैं हम डायग्राम में, और डायग्राम में समझते हैं कि इस मॉडल का नहीं है, नहीं होने के बाद भी हम कैसे सीपीयू का सारा वोल्टेज चेक करेंगे। ठीक है, और ये जो हमारा फ़ोन है ज़्यादातर फ्रेश कंडीशन में आता है, तो आपको पता है कि सीपीयू बनाने से बात बन जाती है। फिर भी हम इसके बग की कंडीशन चेक करेंगे, और हमने काफ़ी सारे वीडियो में हमने बग की कंडीशन भी हमने डाला है कि बग की कितनी कंडीशन होती है, कैसे रिपेयर करना होता है। बग अगर आउटपुट में स्टेबल है, उस कंडीशन में डेड है, तो क्या क्या स्टेप फॉलो करना है। फ्लैक्चुएशन है, प्रॉपर फ्लैक्चुएशन है, उस कंडीशन में डेड है, तो क्या क्या फॉलो करना है। बिल्कुल आउटपुट नहीं बन रही है, उस कंडीशन में डेड है, तो क्या क्या फॉलो करना है। और इन सब को पहले समझने से पहले हमें यह समझना है कि मोबाइल ऑन होता कैसे है।
जिसमें कि आधा हिस्सा हमने यहाँ पे अभी समझा कि सीपीयू ऑन होती कैसे है। उसी तरीके से पावर ऑन कैसे होता है, चार्जिंग ऑन कैसे होती है, पावर ट्रिगर के बाद कैसे होता है। तो अब यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे आने के बाद ये मॉडल में देखते हैं कि इस मॉडल में हमारे जो सीपीयू लगी है कौन सी लगी है, और इस मॉडल का स्कीमेटिक नहीं है, तो हम दूसरे मॉडल खोल करके डेटा के द्वारा हम कैसे इसकी सारे सीपीयू के वोल्टेज चेक कर सकते हैं, बक सप्लाई चेक कर सकते हैं, क्या कंडीशन है क्या कंडीशन। तो अब जैसे यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ जो है ये हमारा डबल डेकर है, ये वाली डबल डेकर है, ठीक है, ये यूएफएस है, ये डबल डेकर है, सीपीयू के ऊपर रैम लगा है, ठीक है, यहाँ पे चिपसेट लिखा हुआ है, और इसके जो चिपसेट है यहाँ पे देख सकते हैं ये आपका रोम है, और ये आपका यानी रोम यानी ये यूएफएस है, और ये डबल डेकर है जो सीपीयू के ऊपर रैम लगा है, और इसके नंबर जो है SM8150 है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, ये SM8150 देखेंगे किन किन मॉडल में लगी है। तो अब यहाँ पे सर्च बॉक्स में जाएंगे और सर्च बॉक्स में जा करके SM8150 सर्च करेंगे, और सर्च करके देखेंगे कि ये जो हमारी सीपीयू है ये किन किन हैंडसेट में लगी है, और ऐसे मॉडल को ओपन करेंगे जिसका स्कीमेटिक बिटमैप वगैरह मिल जाए। तो अब यहाँ पे SM8150 सर्च किए, सर्च करने के बाद अब हम यहाँ पे देखेंगे तो देखिए ये काफ़ी सारे हैंडसेट में ये SM8150 लग करके यहाँ पे आ रही है। तो 7 OnePlus में लगे हैं, LG के फ़ोन में लगे हैं, आसूस, ओप्पो, रियलमी, सैमसंग के काफ़ी सारे हैंडसेट में लगे हुए हैं, Xiaomi के फ़ोन में भी यहाँ पे देख सकते हैं लगी हुई है। तो इनमें से हम ऐसे मॉडल को ओपन करेंगे जिसका स्कीमेटिक वगैरह मिल जाए। तो MI 9 Pro, 9 Pro 5G, 9T Pro, हम इनमें से कोई भी मॉडल को ओपन कर सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे आते हैं Xiaomi का खोलते हैं, जिसका क्योंकि Redmi के फ़ोन का ज़्यादातर स्कीमेटिक मिल जाती है। तो अब ये हम क्या करेंगे, Xiaomi डिवाइस में जाएंगे, Xiaomi डिवाइस में यहाँ पे गए और जाने के बाद अब यहाँ पे MI 90 Pro, ठीक है, MI सीरीज में MI 90 Pro, ये रहा MI 90 Pro। अब उसके बाद हम जाएंगे इसकी स्कीमेटिक, है ना, लेआउट में गए, लेआउट, और उसके बाद जाएंगे स्कीमेटिक, ठीक है। उसके बाद हम जाएंगे यहाँ पे स्कीमेटिक। देखिए थोड़ा सा ध्यान दीजिए, अगर आपके लिए अगर ये बिल्कुल स्टार्टिंग है, आप पहली बार सुन रहे हैं देख रहे हैं, तो आप ऐसा मत समझिए कि देखते ही सुनते ही ये पूरा आ जाएगी। थोड़ा आपको टफ लगेगा, थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा, लेकिन हकीकत यही है कि जब आप इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करेंगे तो उस टाइम भी आपको लगेगा हार्ड मेथड जैसा लगेगा, लेकिन अगेन आप जब करेंगे दूसरी बार तीसरी बार तो कहेंगे कि बहुत बढ़िया। जब हम कोई भी हमारे लिए नया होता है ना तो टफ लगता है। आप पहली बार जैक भी लगाए होंगे, जब आप स्टार्टिंग में आए होंगे इस फील्ड में, तो आपके लिए जैक भी स्टार्टिंग में हार्ड सा लग रहा होगा, लेकिन आज के टाइम में वो जैक कुछ लगता नहीं है। सेम उसी तरीके से आप जब आईसी पे काम करते होंगे स्टार्टिंग में तो उस टाइम आपको हार्ड लगता होगा। जब आप डेली बेसिस पे डेली काम कर रहे हैं तो अभी के टाइम में आपको आईसी पे भी ज़्यादा डिफिकल्ट हार्ड सा नहीं होता है। सेम वही है कि हम लोग सीपीयू चेक जल्दी नहीं करते हैं, और जब इसको स्टार्टिंग में चेक करेंगे तो थोड़ा उलझन सा लगेगा, लेकिन जब आप इसको चेक करेंगे एक बार, दो बार, तीन बार चेक करेंगे तो फिर आपको ये प्रोसेस समझ में आ जाएगा, और आपका माइंड जो एक्सेप्ट कर लेगा और आप आसानी से चेक कर सकते हैं। फिर वो आपको ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा और आप जल्दी जल्दी चेक भी कर लेंगे। तो अब इसकी हम सीपीयू में जाएंगे, ठीक है, सीपीयू में जाएंगे, और इसकी जो हमारी सीपीयू ये है U3100, ठीक है। और स्कीमेटिक में गया, स्कीमेटिक में जाने के बाद अब यहाँ पे हमने कर दिया पेस्ट, यहाँ से किया नेक्स्ट, ठीक है, यहाँ से किया नेक्स्ट। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये जो हमारा है ये सीपीयू के आपको ब्लॉक भी बताता हूँ मैं ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास में, कि सीपीयू के अंदर काफ़ी सारे ब्लॉक होते हैं, तो हमें देख के कैसे पता चलेगा ये कंट्रोल का है और ये हमारा सारे बक का है, ये एलडीओ का है, ये एलडीओ हमारा यूएसबी का है, ये एलडीओ हमारा ईवीआई का है, कैसे पता चलेगा। तो ये हमारे ब्लॉक पूरा कंट्रोल का है, क्योंकि इसमें CXO स्लिप क्लॉक लाइन यानी ये हमारे कंट्रोल का लाइन है, इसमें हमारे यूएफएस की लाइन है, ठीक है, यहाँ पे यूएफएस है, तो ये यूएफएस का डेटा लाइन है। आपको पता होगा कि जैसे हमारा यूएफएस यानी जो मेमोरी होती है, चिप होती है, अगर वो EMCP है यानी पुराना वर्जन है तो वो डेटा 0 से डेटा 7 होती है, और जितने भी यूएफएस है जो 5G फ़ोन में भी लग करके आ रही है उसमें यूएफएस रिसीविंग माइनस, रिसीविंग प्लस, ट्रांसमिटिंग माइनस, ट्रांसमिटिंग प्लस, ट्रांसमिटिंग प्लस, तो ऐसे लिख करके आती है, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं, हमें आना है इसके एलडीओ ग्रुप में, ठीक है।
तो एलडीओ में हमें सबसे पहले आना है इसकी यूएसबी वोल्टेज, ठीक है, पी और पी एक्स वाले वोल्टेज। तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी कहीं पे भी पी और पी एक्स के नाम से नहीं मिल रही है, नेक्स्ट करते हैं, ठीक है। यहाँ पर भी अगर हम देखें तो यहाँ पर भी पी और पी एक्स नहीं मिल रही है, नेक्स्ट करते हैं। अब यहाँ पे देखिए, ये हमारे वो ग्रुप है जो ईबीआई वोल्टेज बोला था, ठीक है। देखिए ये ईबीआई वोल्टेज, ये बक आ रही है 0.8, ये भी हमारा बक आ रही है 0.6, और ये हमारा पीएलएल वोल्टेज है जो एलडीओ 5 आ रही है 0.8, ये हमारा ईबीआई है जो इसमें भी आ रही है एलडीओ वोल्टेज L3C 1.2, ये हमारा एपीसी सीएस जो ये भी आ रही है एलडीओ 12 है। उसी तरीके से यहाँ पे देखिए डीएसआई वोल्टेज, सीएसआई वोल्टेज और पीएलएल और यूएसबी कोर, ठीक है, ये चारों को चारों सेम वोल्टेज आ रही है, ठीक है। कौन सा वोल्टेज है, तो L5 है 0.8 वोल्टेज, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वोल्टेज है, ये चेक करना। उसके बाद यहाँ पे देखिए यूएसबी का 3.1 वोल्टेज, ठीक है, जैसे मीडियाटेक में आप लोग देखे होंगे यूएसबी का 3.3 वाले लाइन वी यूएसबी पीओमीओ लाइन शॉर्ट हो जाती है, तो आपको क्या लगता है मीडियाटेक में 3.1 3.3 जा रही है, क्वालकॉम, सैमसंग, एसपीडी सब में जाती है, सब में ये 3 तरह का वोल्टेज आती है। तो ये हमारा यूएसबी का वोल्टेज हो गया, इसको आपको चेक करना है, इसको आपको चेक करना है कि हाँ ये हमारे सप्लाई लाइन में शॉर्टिंग तो नहीं है, वोल्टेज बनने नहीं बन रही है। उसके बाद यहाँ पे देखिए यूएफएस का ये हो गया, और ऊपर भी हमारे दिया हुआ है पीएलएल वोल्टेज। तो ये हमारा एक ही ग्रुप में पीएलएल भी, डीएसआई भी, ईबीआई भी, है ना, यूएसबी भी, ये चारों वोल्टेज दिखने को मिल गया। अब इसमें P1 P2 दिखने को नहीं मिल रही है, तो अब हम इसको नेक्स्ट करते हैं। ये मिल गया हमारा P1 P2, देखिए VDD PX0, PX2, PX3, PX5, PX6, PX7, PX11, इनमें से हमारे अधिकतर वोल्टेज होती है वो हमारा सीपीयू का सेल वोल्टेज होता है, और कुछ वोल्टेज होता है जैसे सी मेमोरी कार्ड के लिए, तो उस पर आपको वोल्टेज दिखने को नहीं मिलेगी। तो अब जैसे हमें अगर OnePlus 7 में चेक करना है, उसका स्कीमेटिक नहीं है, तो कैसे चेक करेंगे? तो इसको चेक करने के लिए पहले हम क्या करेंगे, पहले इसकी जो है हम ये भी देख लेते हैं कि इसमें जो हमारा पावर भी वही लगी है या डिफरेंट लगा है। अगर पावर वही लगी है तो फिर जल्दी चेकिंग हो जाएगी। कैसे चेकिंग हो जाएगी, पहले हम यहाँ पे दिखा देते हैं। तो कंपोनेंट खोलते हैं। अब सेम सीपीयू के साथ अगर सेम पावर मिल गया तो हम कैसे चेक कर सकते हैं, ठीक है। सेम सीपीयू के साथ अगर सेम पावर मिल गया तो आप ऐसे आइडिया लगा सकते हैं, जो चीज अगर आप 1 घंटे 1.5 घंटे लगा रहे हैं चेक करने में, ये मात्र 15 से 20 मिनट के अंदर चेकिंग हो जाएगी। यानी 2 घंटे का 1.5 घंटे का काम ओनली फॉर 15 मिनट में काम बन जाएगी। तो अब यहाँ पे देखते हैं कि हमारे जो पावर है वो कौन सा सेम है या अलग है। तो अब यहाँ पे देखिए, नजर मारिए, PM8150 बिल्कुल सेम है। और दूसरा देखते हैं PM8150A, इसमें भी हमारे वही है, देखिए इसमें भी हमारे वही है। इसको थोड़ा सा ये करता हूं मैं, देखिए वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, बट अभी जो है हम लंबे से नहीं भाग रहा हूं मैं, क्योंकि हम बहुत दिनों बाद आप लोग को सोल्यूशन वीडियो दे रहे हैं, तो मैं सोचा हूं दे रहा है दुरुस्त है, ठीक है। तो हम समझाएं तो अच्छे समझाएं, वो मर्जी है क्लास लेना ना लेना, बट गाइड करो तो प्रॉपर तरीके से करो, नहीं तो मत करो, आधे अधूरी ज्ञान मत दो। हमारे अधिकतर वीडियो देखेंगे उसमें हम ज्यादातर हाइडिंग होता ही नहीं, उसमें फुल एक्सप्लेन करने की हम कोशिश करते हैं। तो देखिए 8150A है यहाँ पे, और 8150 सेम है। अब हमारा और मजा आएगा, देखिए यहाँ पे एक और डेटा हमारे बनने जा रही है, ठीक है। यहाँ पे डेटा एक और जबरदस्त बनने जा रही है, जो अभी हम जो ऑफलाइन ऑनलाइन क्लास में ये सारी चीजें डिलीवरी करते हैं। तो अब जैसे सेम पावर है, सेम सीपीयू है, कैसे हम सारे चेक कर सकते हैं, हम OnePlus के फोन में कैसे चेक कर सकते हैं? तो इसके लिए जो है हम यहाँ पे नोट कर लेंगे, जैसे हमारे PX0 पे क्या आ रही है, VREG IO। अच्छा, IO यहाँ पे दिख करके एक चीज और मिल गया कि ये जो हमारा IO है, ये हमारे क्वालकॉम के अधिकतर चिपसेट में, खासकर अभी जो फोन आ रहे हैं, है ना, आपके 71 वाले, 72 वाले, 81, 82, 83, 84, इन सब सीरीज में VREG IO की वोल्टेज होता है, ना ही ये बक होता है और ना ही ये LDO वोल्टेज होता है, ये वोल्टेज। और ये पावर के कंट्रोल सेक्शन से आउट होती है। और मजे की बात ये है कि ये जो IO वोल्टेज है 1.8, ये IO 1.8 हमारे सिर्फ सीपीयू के अंदर ही नहीं, और भी सेक्शन के अंदर ये वोल्टेज चली जाती है। जैसे अगर क्लॉक आईसी अलग से लगी है तो उसके अंदर भी चली जाती है। और ये लाइन भी फॉल्ट हो जाने से सेट डेड। अगर ये वोल्टेज और जगह जा रही है, क्लॉक में नहीं जा रही है, तो भी डेड।
तो जो वीरेक आयो है इसको भी आपको ऐड करना है। हालांकि मैंने वहां पे ऐड नहीं किया मैंने, ठीक है, ये हमारे वो ध्यान से उतर गया था ये, कि वीरेक आयो भी आपको क्वालकॉम सीरीज में देखने को मिलेगी, जो ये पावर से बनती है। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे हम आते हैं पावर में, पावर के कंट्रोल सेक्शन से। देखिए ये हमारे पावर है, अब ये पावर कौन सी है 8150, तो 8150 से ये आउट हो रही है। ठीक है, यहाँ पे देखिए 70 नंबर बॉल से निकल रही है, 70 नंबर बॉल से यहाँ पे आउट हो रही है। तो एग्जाम्पल के तौर पे अब जैसे हमें वन प्लस के फोन में चेक करना है, ठीक है, तो अब हमें क्या करना होगा, ये जो 8150 है उसके पास जाना है। तो 8150 वन प्लस कहाँ है पहले हम देखते हैं वो, तो 8150 यहाँ पे है, राइट, यहाँ पे है। अब इसके हम बिडमैप पे जाएंगे, तो आपको पता है कि इसकी काउंटिंग जो हो रही है नंबर वाइज हो रही है, राइट। तो हम इसके बिडमैप पे जाएंगे, बिडमैप पे जाने के बाद अब हम 70 नंबर बॉल पे क्लिक करेंगे। ठीक है, बिडमैप पे जाने के बाद 70 नंबर बॉल पे क्लिक करेंगे और वहां से देखेंगे कि हमारा वीरेक आयो वाला कंपोनेंट कहाँ है और वो लाइन शॉर्ट तो नहीं है, क्योंकि वो लाइन में दिक्कत हो जाएगी, सेट डेड हो जाएगा। तो डॉट यहाँ है, आपको जैसे पता होगा कि जहां डॉट होता है वहां से क्लॉकवाइज काउंटिंग होती है, यानी यहाँ डॉट है तो ऐसे काउंटिंग चलेगी। अब ऐसे ही काउंटिंग जाएंगे तो आपको 70 नंबर बॉल पे जानी है। ठीक है, ये 70 नंबर बॉल है। तो ये देखिए यहाँ पे लिखा भी है नेट नेम वीरेक आयो 1.8। तो अब आप इस कंपोनेंट पे चेक कर लेना है कि एक कैपेसिटर वगैरह शॉर्ट तो नहीं है और 1.8 वोल्टेज आ रही है नहीं आ रही है। अब आपके पास जो फोन है ना, उसमें आप ये चेक कर सकते हैं। देखिए ऐसा हम डेटा के द्वारा हम चेक करते हैं, और ये सिर्फ और सिर्फ पॉसिबल तभी है जब हम स्कीमेटिक को अच्छे से जानने की कोशिश करें, कोई ऐसे टीचर हों जो आपको हेल्प करें, आपको मदद करें, आपके जो दिमाग है वो दिमाग को स्पीड खुले, और स्पीड तभी खुलेगी जब हम किसी से जुड़ेंगे, मिलेंगे, समझेंगे। ठीक है, डोंट माइंड, आप लोग ये दिमाग मत लीजिए कि हम बिजनेस, देखिए बिजनेस साइड में रखिए, हम बिजनेस को साइड करके ही बात कर रहे हैं। अगर एग्जांपल के तौर पे अगर हम जैसे क्लास लेते हैं कहीं भी ऑनलाइन, तो उससे हमारे ज़्यादा डिस्टर्बेंस नहीं होती है और दिमाग में हमारे क्लिक होता है, दिमाग में चलता है, और घर वाले भी डिस्टर्ब नहीं करते हैं कि हाँ ये क्लास लिए हैं, पेमेंट किए हैं, तो इनको कोई डिस्टर्ब नहीं करना है। और आपका माइंड भी प्रिपेयर रहता है कि इसके लिए अमाउंट दिए हैं तो मुझे क्लास लेना ही लेना है। तो आप पूरे दिन का जो बिजी शेड्यूल है उसमें से आप 1 घंटे टाइम निकालेंगे क्लासेस के लिए। अब इससे बढ़कर क्या चाहिए, सोचिए क्या चाहिए कि एक हम डिसिप्लिन में अपने दिमाग को, दिल दिमाग को यहाँ पे लाने की कोशिश कर रहे हैं। इससे बढ़कर क्या चाहिए? पैसे क्या है, पैसा आज है, पैसे एक रोटेशन है, यहाँ आया वहां जाएगा, वहां आया यहाँ जाएगा। बट उसी पैसे में हम कुछ ऐसी चीज करें जो डिसिप्लिन में आए और उससे हमारा दिमाग खुले, जो चीज हम सालों साल लग जाए समझने में वो जल्दी समझ में आ जाए। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम नेक्स्ट सप्लाई चेक करते हैं। जैसे हम आते हैं फिर से वहां पे, तो सीपीयू में आते हैं फिर से अगेन। ये हमने देख लिया कि ये वाले कंपोनेंट है, हम उस पर चेक कर लेंगे कि हमारी सप्लाई बननी नहीं बनी। तो एक बार जो है ये फोटो हम यहाँ पे ले लेते हैं, स्क्रीनशॉट डाल देंगे आप लोग को। ठीक है, 70 नंबर बोल, ठीक है, लो फोटो लो, इसका चेक करेंगे अभी। अब नेक्स्ट हमें सप्लाई चेक करनी है। फिर से हम स्कीमेटिक में आते हैं और उस सीपीयू का पार्ट नंबर जो है U3100 U3100 का पार्ट नंबर कॉपी किए हैं, स्कीमेटिक में गया, सर्च बॉक्स में यहाँ पे पेस्ट कर दिया और यहाँ से किया नेक्स्ट। ठीक है, अब हम आना है फिर से PA और PX वाले लाइन में, तो नेक्स्ट करते जाएंगे। ठीक है, देखिए ये आ गया हमारा। अब उसके बाद है 2.9 का LDO नंबर 6C। तो अब यहाँ पे C आ रही है, तो जाहिर सी बात है कौन सी पावर है, ध्यान दीजिए यहाँ पे A आ रहा है, तो मतलब फर्स्ट पावर से बनने वाली बक। तो A अगर आता है तो ये सब फर्स्ट पावर है, ये हमारे LDO फर्स्ट पावर से बन रही है, ये बक फर्स्ट पावर से बन रही है। अब यहाँ पे C आ रही है तो मतलब सेकंड पावर से बन रही है। अब सेकंड पावर से बन रही है तो LDO नंबर कितना है 6C है, 2.9 की वोल्टेज है। तो अगर अब हमें ये वोल्टेज चेक करना है 2.9 वोल्टेज, तो हम क्या करेंगे, इसकी पावर में जाएंगे, नेक्स्ट करेंगे। अब इसकी पावर का बॉल नंबर देखेंगे कितने नंबर बॉल से आउट हो रही है ये। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए अगर गौर से देखेंगे तो ये तार है इसकी, है ना, ये आपकी वायर है, ये वायर ऐसे जा रही है ऐसे, यानी 142। तो 142 ये हमारे वायर नंबर है, राइट। ठीक है, 142। तो अब हम जाएंगे वन प्लस के बिडमैप पे जाएंगे और 142 पे हम क्लिक करेंगे। क्या करेंगे जी,
तो हमें सेकंड पावर जाना है। इसकी सेकंड पावर कहाँ है, यहाँ पे है, डॉट इधर है, डॉट इधर है, क्लॉक हमारी काउंटिंग इधर से होगी, ठीक है। तो यहाँ जाकर के 142 पे क्लिक करनी है। यहाँ पे थोड़ा सा गलती कर दिया। तो अब यहाँ पे आया, जैसे ये सेकंड पावर है, डॉट इधर है, अब यहाँ से काउंटिंग करेंगे 142 देखेंगे कहाँ पे है, तो ये 11, ये 134, ये 142, ठीक है, ये हो गया 142। देखिए अब वहां पे देखिए नेट नेम लिखा भी है L6C 2.9। तो अब हमने यहाँ पे क्लिक किया, अब यहाँ पे जो भी कंपोनेंट दिखा रहा है हम उस पर आसानी से चेक कर सकते हैं। तो ऐसे ही आप डेटाबेस पे किसी भी मॉडल का कुछ नहीं होने के बावजूद भी आप चेक कर सकते हैं। तो अब इसका भी हम फोटो ले लेते हैं और ये हम दोनों सप्लाई आप लोग को चेक करके दिखा रहे हैं, ठीक है। ऐसे ही जो है हमारे जितने भी पी और पी एक्स वाले लाइन है उसमें आप फुल टेस्टिंग कर सकते हैं। एग्जैक्ट आप जा रहे हैं सीपीयू के लिए, आप एग्जैक्ट सीपीयू के लिए जा रही हैं और कुछ से मतलब ही नहीं है सीपीयू का एलडीओ तार, क्योंकि एलडीओ वोल्टेज तो काफी सारे होती है, एलडीओ तार काफी सारे होते हैं, कैमरे का भी होता है, आरएफ का भी होता है, वाईफाई का भी होता है। तो उन सबको छोड़ करके हम डायरेक्ट उसी तार को अटैक कर रहे हैं, उसी तार को पकड़ रहे हैं जो डेट का जिम्मेदार है, दैट्स इट, ठीक है। अब इसी तरीके से हमने जो आपको यूएसबी दिखाया, ईबीआई दिखाया, पीएलएल दिखाया, तो ऐसा ही हम एक एक करके सारे सभी को सप्लाई चेक कर सकते हैं। तो अभी हम ये दोनों वोल्टेज आपको हम चेक करके दिखा रहे हैं। तो एक पावर यहाँ पे लगी है PM 8150 और एक पावर लगी है PM 8150A। तो सबसे पहले हम इसकी बक की कंडीशन चेक कर लेते हैं कि बक की कंडीशन क्या है और किस कंडीशन में डेड है ये, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसमें लगाएंगे और चार्जर लगा करके इसकी आउटपुट चेक करेंगे, ठीक है। इसकी चार्जिंग का ये है। तो पावर कॉइल के बीच में जो बहुत सारे कैपेसिटर होते हैं वहीं पे हमारे VPS दिखने को मिलता है। तो देखिए 3.2 आया। अब इसको हम कंटिन्यू रखते हैं कुछ देर तक, आ रही है भी, यानी हमारे VPS दिखने को मिल रही है। अब इसके बाद हम चेक करेंगे बक कि हमारे बक की आउटपुट जो है वो किस टाइप की बन रही है। नया ब्लेड दे दो, तीखे चाहिए, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे बक चेक करते हैं। थोड़ा सा ब्लेड लगा लिया मैंने क्योंकि यहाँ पे बहुत थोड़ा सा डिस्प्ले का दिया यहाँ पे। तो यहाँ पे हम जो है बक चेक करते हैं। देखिए बक चेक करने का तरीका कैसे होगा। अब जैसे यहाँ पे देखिए 0.8 के समथिंग यहाँ पे स्टेबल है, तो इनमें से हम 2 वोल्ट की कॉइल ढूंढेंगे, ठीक है। ये 1.1 की है, थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं हम। 1.1 का ये वोल्टेज है और ये क्या है, देखिए यहाँ पे स्टेबल दिखा रही है। .6 सभी कॉइल पे वोल्टेज नहीं आती है। देखिए ये हमारा 1.8 का, ये 1.8 का बक है, यानी ये हमारा 1.8 एक्टिव वोल्टेज। जैसे हम कहते हैं ना कि 1.8 का एलडीओ वोल्टेज होती है जो काफी सारे सेक्शन के अंदर जाती है, लेकिन ये वाले चिपसेट में जो है ना 81, 82, 83 वाले में ये बक 1.8 का बनाती है जो काफी सारे सेक्शन के अंदर जाती है। तो अब ये कंफर्म होने के लिए हम देख लेंगे डायग्राम में, ठीक है। ये 0.8 यानी स्टेबल है, मतलब हमें देखिए सभी कॉइल पे चेक करने की जरूरत नहीं पड़ती है। आप जो मेन कॉइल है, जैसे 2 वोल्ट की कॉइल है, 1.3 का कॉइल है, अगर इन दोनों पे स्टेबल आ गया बाकी सब कॉइल ओके है, बाकी सभी कॉइल ओके है। हमें डाउट तभी करना है जब सभी का सभी किसी पे भी नहीं आ रही है ना, तभी जाए करना है। अब जैसे कई बार ऐसा होता है कि जब हम चेक करते हैं तो 2-3 कॉइल पे स्टेबल आ रही है, बाकी सब पे फ्लक्चुएशन आ रही है और कुछ कॉइल पे आ ही नहीं रही है, तो भी ये फॉल्टी नहीं है, तो भी ये फॉल्टी नहीं है, तो भी ये फॉल्टी नहीं है। कुछ कॉइल पे इसलिए नहीं आ रही है क्योंकि वो ऑन होने के बाद आती है। और यदि आप उसको अगर फॉल्ट मान रहे हैं कि कुछ कॉइल पे फ्लक्चुएशन आ रही है और कुछ कॉइल पे स्टेबल है, तो उसको फॉल्ट मान रहे हैं, तो मेरे ध्यान दीजिएगा कि अगर हमारे बक में कोई भी लाइन में दिक्कत हो जाती है सीपी में जाने वाली, सारे बक फ्लक्चुएशन हो जाएगा, ड्रॉप हो जाएगा, कोई स्टेबल नहीं होगा, कोई स्टेबल नहीं होगा, ये चीज ध्यान दीजिएगा। और कुछ कॉइल पे वोल्टेज इसलिए नहीं बनती है क्योंकि वो ऑन होने के बाद, जैसे जीएफएक्स का होता है, कैमरे का होता है, ईबीआई होता है, रैम की हो जाती है, जो एक्सटर्नल बक लगा देती है, तो वो ऑन होने के बाद बनती है। नेटवर्क का कई बार हमारे बक अलग से होती है, मीडियाटेक में तो ज्यादातर लगा के देता है ये। तो अब यहाँ पे हमारे सारे वोल्टेज स्टेबल दिखने को मिल रही है। अब सीपीयू को जो जो एलडीओ वोल्टेज जा रही है, यूएसबी वोल्टेज, ईबीआई वोल्टेज, पीएलएल वोल्टेज, डीएसआई वोल्टेज, सब के सब स्टेबल वोल्टेज आएगी,
क्योंकि उनमें से अगर कोई दिक्कत होगी तो यहाँ पे स्टेबल नहीं आती, फ्लक्चुएशन आती। तो यहां से क्लियर हो गया कि सीपीयू का जो रिक्वायरमेंट है वोल्टेज लेवल का वो ओके है, वोल्टेज लेवल का ओके, बस ये क्लियर हुआ। सीपीयू 100% ओके है, ये क्लियर नहीं हुआ। पावर से जो जो वोल्टेज चाहिए सीपीयू को उसके अंदर जा रही है, तब जाकर के सीपीयू ने पीस होल्ड का, वॉचडॉग का, रीसेट का यहाँ पे सिग्नल दिया, जिससे कि ये सारे बक और एलडीओ क्या कर दिया, स्टेबल कर दिया। अब इस मॉडल का स्कीमेटिक नहीं है, ठीक है, इस मॉडल का स्कीमेटिक नहीं है। पावर है 8150 और एक 8150A। तो अगर इसकी बक लाइन में कोई दिक्कत होती या फिर इसकी बक लाइन ओके है, फुल टेस्टिंग ओके दिखा रहा है, वोल्टेज नहीं बन रही है, फ्लक्चुएशन है या प्रॉपर फ्लक्चुएशन है या लो फ्लक्चुएशन है, पावर ऐसी चेंज करके देख लिए, सीपीयू रिवॉल्व करके देख लिए, यूएफएस रिवॉल्व करके देख लिए, तब भी स्टिल सेम प्रॉब्लम है। तो इन सभी कंडीशन में सीपीयू में जाने वाले लाइन को हमें प्रॉपर तरीके से चेक करना होता है कि सीपीयू को जो भी वोल्टेज चाहिए ऑन होने के लिए, जिससे कि वो रैम से रोम से कम्युनिकेशन करा करके प्रॉपर सेट को ऑन करा ले, वो लाइन हमें जानकारी नहीं होने की वजह से हम प्रॉपर तरीके चेक नहीं कर पाते हैं। तो कुल मिलाकर के ये है कि पावर को तो हम इजी चेक कर लेते हैं, चार्जिंग आईसी भी चेक कर लेते हैं, एमएमसी का रैम रोम वोल्टेज भी चेक कर लेते हैं, लेकिन सीपीयू की हमें प्रॉपर नॉलेज जानकारी नहीं होने की वजह से हम ज़्यादा जो फंसते हैं वो सीपीयू तक ही फंसते हैं। यानी पावर चेंज कर दिए, सीपीयू रिवॉल्व कर दिए, रैम रोम हमने रिवॉल्व करके देख लिए, यूएफएस का, एमएमसी का, स्टोरेज का हेल्थ ओके है, सॉफ्टवेयर भी सही बता रही है, तब इसके बाद क्या करना है वहाँ हम ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। तो इन सब की कंफ्यूजन का एक ही समाधान है कि आपको अच्छी जानकारी होनी चाहिए प्रॉपर तरीके से। एमटी के सीपीयू, क्वालकॉम सीपीयू, सैमसंग, उसमें से क्या डिफरेंट है, थोड़ी बहुत डिफरेंट होती है, वो डिफरेंट आपको पता होनी चाहिए, ताकि आपके पास जब भी अगर कोई फ़ोन आए तो आप हर सेक्शन को ईजिली चेक कर सकें। और हर सेक्शन को ईजी चेक करने के लिए हमें बेस्ड नॉलेज, बेस्ड थ्योरी होना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। अब जो मैंने आपको 2 वोल्टेज दिखाया मैंने वहाँ पे कि OnePlus 70 का मॉडल नहीं होने के बाद भी हमने कैसे दूसरे मॉडल का स्कीमेटिक खोल करके हम उसके द्वारा हमने सारे वोल्टेज के बारे में पता किया कि सीपीयू को एग्जैक्ट क्या वोल्टेज कहाँ मिलेगी, किस कंपोनेंट में मिलेगी। तो अब यहाँ पे आप लोगों को चेक करके दिखा रहे हैं, ठीक है। देते हैं। अब जैसे मैंने MI90 Pro का डेटा निकाल करके अब हम सीपीयू के वोल्टेज चेक कर रहे हैं 7 प्लस का, ठीक है, OnePlus 70 का। तो जैसे हमने वहाँ पे 2 एग्जांपल लिया था मैंने, तो यहाँ पे चेक करके दिखा रहे हैं, ठीक है, कि जैसे हमने स्क्रीन पे देख लीजिएगा आप लोग, जैसे ये हमारा है L6C सेकंड पावर से आउटपुट 2.9 की वोल्टेज है। अब देखिए चार्जर लगाया और यहाँ पे हम वोल्टेज चेक कर रहे हैं, तो देखिए लगभग हमारे 2.9 वोल्टेज आ रही है और स्टेबल है बिल्कुल। उसी तरीके से VIO जो हमारे फर्स्ट पावर से आउट हो रहा था, ना ही ये LDO है और ना ही बक है, ठीक है, और ये जा रही थी हमारे सीपीयू के अंदर, और ये लाइन में दिक्कत हो जाएगी तो भी सेट ऑन नहीं होगा। तो अब यहाँ पे था, हम स्क्रीन पे लगा देते हैं आप लोग को, थोड़ा सा यहाँ पे हम वो करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे चेक करके दिखा रहे हैं ये वाले कैप पे, तो देखिए हमारे 1.8 लगभग आ रही है। तो इसी तरीके से जितने भी हमने आपको EBI वोल्टेज दिखाया, मैंने CSI DSI जो हमने स्कीमेटिक में दिखाया मैंने आपको, तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। और यदि आप चाह रहे हैं कि इस तरीके से पूरा डेटा मिले लिखा हुआ, ताकि मैं आसानी से और अपने डेटा बना सकें, तो हमारे व्हाट्सएप पे ऑनलाइन कर सकते हैं। हम आपको स्क्रीन वो जो है डेटा है वो आपको हम फॉरवर्ड कर देंगे, ठीक है। व्हाट्सएप पे आप हाई करके भेजिए, कोई चार्ज नहीं लेंगे उससे। यहाँ पे जो है फाइनली जो है हमें कुछ नहीं करना है इस कंडीशन में। अब हमें रैम और सीपीयू को रिवॉल्व करना है, क्योंकि बक स्टेबल है। ध्यान दीजिए, बक स्टेबल का मतलब ये हो गया कि आपका वोल्टेज लेवल पावर सीपीयू से ओके है। अब तब भी अगर इस कंडीशन में डेड है तो हमें क्या करना होता है, बैटरी जिम्मेदार है ना, रैम जिम्मेदार, रोम जिम्मेदार, ये सब होती है ना, सॉफ्टवेयर का इशू, यूएफएस का हेल्थ प्रॉब्लम, इसलिए रिवॉल्व करना होता है क्योंकि सीपीयू हमारा डेटा लाइन भी होती है जो यूएफएस रैम से कम्युनिकेशन करती है। तो अगर डेटा लाइन भी, अगर सीपीयू वाली जो बॉल है वो डिस्कनेक्ट हो जाएगी, तो भी उस कंडीशन में हमारा स्टेबल वोल्टेज होगा, उससे जो है हमारे पावर से कोई लेना देना नहीं है। पावर सीपीयू का अगर वोल्टेज लेवल से कम्युनिकेशन हो गया, स्टेबल कर देगा, ठीक है। अब रोम से सीपीयू के बीच में अगर कोई दिक्कत होती है तो उससे पावर से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे फाइनली रैम और सीपीयू को बनाएंगे, ठीक है।
Try to break us, but we won't back down. Destroy us, we'll always be around. Loud sound, big missile jumping from the clouds. Watch
तो फाइनली यहाँ पे CPU और रैम दोनों क्या कर दिया हमने, फिक्स हो गया। ठीक है, हो गया, हो गया ना। Tension not. For all your mobile software and hardware issues, trust famous A1 Mobile Repair. We are fast, trusted and professional. Share the video as much as possible. Show love. Thank you.